आप लोग का महाभारत का ये 5वां क्लास है। ठीक है, इससे पहले मैं 4 क्लास करवा चुका हूँ। अगर आप लोग उस क्लास को नहीं देखे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको पहले देख लो, ताकि आपको जो है स्टोरी बढ़िया से समझ में आए। और ये हिस्ट्री क्लास 12th के चैप्टर 3 है। जो बिहार बोर्ड के जो भी स्टूडेंट है ध्यान देंगे कि आप लोग का मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर 3 में पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया हूँ और चैप्टर 3 का ये जो है ये 5वां क्लास है। इससे पहले 4 क्लास हो चुका है। ठीक है, तो बिना देर के वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग। जैसा कि हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि भीम का जो विवाह हुआ था, भीम का जो विवाह हुआ था वो किसके साथ में हुआ था? हिडम्मा के साथ में हुआ था, हिडम्मा। हालांकि भीम और हिडम्मा जो कह सकते हो, इन दोनों के बीच में जो हुआ ना, वो गंधर्व विवाह हुआ था। कौन सा विवाह हुआ था जी? गंधर्व विवाह। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है कि गंधर्व विवाह क्या होता है। गंधर्व विवाह क्या होता है, यहाँ पे बात ये आता है कि गंधर्व विवाह क्या होता है। तो समझ जाओ, एक बात समझो कि अभी का जो दौर जो चल रहा है ना, ये गंधर्व विवाह का मतलब होता है क्या? तो लव मैरिज समझते हैं ना आप लोग, ये होता है लव मैरिज होता है। ठीक है, क्या होता है? लव मैरिज होता है। देखिए कि जब वर या कन्या एक दूसरे के गुण पे आकर्षित होकर के जो विवाह करते हैं ना, उसे ही गंधर्व विवाह कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भीम और हिडम्मा के बीच जो शादी हुआ था, ये गंधर्व विवाह हुआ था। कौन सा विवाह हुआ था जी? गंधर्व विवाह। अभी इसको कह सकते हो, अभी के दौर में ये लव मैरिज हो गया है। कौन सा मैरिज? लव मैरिज। ठीक है, हालांकि बात किया जाए तो महाभारत में, या फिर कह सकते हो कि मनुस्मृति में जो है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख मिला है? तो 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के मनुस्मृति में विवाह का उल्लेख मिला है। ठीक है, पहला जो विवाह होता है ये होता है ब्रह्म विवाह। पहला कौन सा विवाह होता है? ब्रह्म विवाह होता है। ठीक है, दूसरा अगर विवाह की बात करें तो दूसरा होता है दैव विवाह। दूसरा कौन सा विवाह होता है? दैव विवाह। तीसरा जो होता है आपका आर्य विवाह होता है। ठीक है, चौथा होता है प्रजापत्य विवाह। पांचवा जो होता है ये होता है असुर विवाह। छठा जो होता है इसको कहते हैं राक्षस विवाह। सातवां जो होता है ये गंधर्व विवाह होता है। और 8वां जो होता है इसको कहते हैं पिशाच विवाह। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि पहला से लेकर के चौथा, इनको महाभारत में सर्वमान्य विवाह माना गया है, मतलब सबसे अच्छा विवाह माना गया है। ठीक है, लेकिन अगर 5वां से लेकर 8वां तक की अगर बात कर ले तो इसको कहते हैं आपत्तिजनक विवाह। आपत्तिजनक इनको माना गया है। क्या माना गया है? आपत्तिजनक। याद रखोगे, सर्वमान्य विवाह जो है यही 4 गो है: ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह। ठीक है, और अगर बात करते हैं इधर की विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह या पिशाच विवाह, इनको कहा गया है आपत्तिजनक विवाह। यानी कि आपको ये समझ लेना है कि यहाँ पे गंधर्व विवाह जो है ना, ये अच्छा विवाह नहीं माना जाता है। ये सामान्य विवाह के अंतर्गत नहीं आते हैं। समझ गए बात? ये क्यों, कौन सा विवाह? आपत्तिजनक विवाह कहते हैं। समझ गए? क्योंकि गंधर्व विवाह के चक्कर में बहुत सारे राजा महाराजा जो है मारे गए हैं, उनका साम्राज्य छिन गया है। तो इसीलिए आप इनके चक्कर में मत रहिए, आप अपना कर्म कीजिए, अच्छा से पढ़िए लिखिए। अब इनके बारे में बताते हैं कि ये सब कैसे विवाह, ब्रह्म विवाह क्या होता है। अब इन सब के बारे में थोड़ा समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा बात आपको समझना होगा। इन सब विवाह के लिए पहले जो है ना, गोत्र को पता किया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ गोत्र के बारे में, अगर बात कर लूँ मैं गोत्र के बारे में, गोत्र क्या होता है, तो देखिए गोत्र का अर्थ होता है वंश, वंशज, या फिर कह सकते हो कुल, वंशज या कुल कह सकते हो। ये जो गोत्र वाला जो पद्धति है ना, ये प्राचीन हिंदू के द्वारा बनाया गया था। प्राचीन जो हिंदू थे ना, हिंदू लोग, उनके द्वारा ये गोत्र जो है ना, ये केवल हिंदू के विवाह में देखा जाता है। समझ में आ गया? ये केवल हिंदू के विवाह देखा जाता है, और ये प्राचीन हिंदुओं के द्वारा ये कह सकते हो एक रीति रिवाज है। ये क्या है? रीति रिवाज है। ठीक है, याद रखिएगा। ये गोत्र के द्वारा जो है ना, व्यक्ति के वंशज के बारे में पता किया जाता है कि व्यक्ति का जो पूर्वज था वो कैसा था। ठीक है, उनके गुण के बारे में जो है ना, गोत्र के आधार पे पता किया जाता है। और गोत्र किसके विवाह में देखा जाता है? तो हिंदू के विवाह में। ठीक है, चलिए हम बारी बारी से सभी विवाह के बारे में डिटेल से समझते हैं। ब्रह्म विवाह वर पक्ष और वधु पक्ष के सहमति से होती है, जिसमें वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को जो उपहार दिए जाते हैं। दैव विवाह किसी सेवा, धार्मिक कार्य या उद्देश्य के लिए या मूल्य के रूप में
अपनी कन्या को किसी विशेष वर को दे देना दैव विवाह कहलाता है, लेकिन इसमें कन्या की इच्छा अनदेखी नहीं की जा सकती। यह मध्यम विवाह होता है। आगे अगर बात करते हैं आर्ष विवाह के बारे में, तो कहा जा सकता है कन्या पक्ष वालों को कन्या का मूल्य देकर कन्या से विवाह कर लेना आर्ष विवाह कहलाता है। प्रजापत्य विवाह, कन्या की सहमति के बिना माता पिता द्वारा उसका विवाह अभिजात्य वर्ग अर्थात धनवान या प्रतिष्ठित वर्ग के साथ कर दिया जाता है, उसे प्रजापत्य विवाह कहते हैं। ऐसा विवाह जिसमें वर और वधू एक दूसरे के प्रति आकर्षित होकर विवाह करते हैं, उसे गंधर्व विवाह कहते हैं, लव मैरिज कहलाता है। आगे है असुर विवाह, कन्या को खरीदकर विवाह कर लेना असुर विवाह कहलाती है। आगे है आपका राक्षस विवाह, कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके जबरदस्ती विवाह कर लेना राक्षस विवाह कहलाता है। पैशाच विवाह, अंतिम विवाह ये कन्या के मदहोशी का लाभ उठाकर उससे शारीरिक संबंध बना लेना और उसे विवाह करने के लिए मजबूर करना पैशाच विवाह कहलाता है, और यह विवाह का सबसे घिनौना विवाह माना गया है। आप लोग विवाह के बारे में समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर चर्चा कर ले, ठीक है, महाभारत का युद्ध जो है कौरव और पांडवों के बीच हो रहा है, जिसमें पांडवों की विजय होती है। कर्ण जो है एक अग्नि अस्त्र का प्रयोग अर्जुन को मारने के लिए रखते हैं, लेकिन दुर्योधन के कहने पे उसका प्रयोग किस पे कर देते हैं, तो घटोत्कच को मारने पे, ठीक है। और उस प्रकार जो है उनके पास जो एक अग्नि अस्त्र होता है वो चला जाता है। हालांकि अगर भीष्म के बारे में बात करें तो भीष्म जो थे वो कहाँ से मतलब किसके समक्ष लड़ रहे थे, तो कौरवों की ओर लड़ रहे थे। भले कौरव से तो लड़ रहे थे, लेकिन एक तरह से अंदर से जो सपोर्ट हो रहा था वो किसके ओर हो रहा था जी, तो पांडवों को कर रहे थे। समझ में आ गया बात। भीष्म को जो है, भीष्म जो पितामह थे, भीष्म को जो है किसने मारा था, अर्जुन ने मारा था। किसने मारा था भीष्म को, अर्जुन ने मारा था। पूरे बाण से जो है उसके देह को मतलब उसके शरीर को छल्ली कर दिए थे, ठीक है। और याद रखिएगा कि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, और भीष्म जो अपने मर्जी से मर सकते थे। भले ही अर्जुन जो है उसको बाण मारे थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो मरेंगे तो अपनी इच्छा से ही मरेंगे, ठीक है। कहानी के अंत में यानी युद्ध 18 दिनों तक चलता है और कर्ण भी मारे जाते हैं। कर्ण को जो है अर्जुन मारते हैं, ठीक है। मैं बातों को संक्षेप में ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि इसका स्टोरी अगर बताने लगो तो बहुत लंबा चल जाएगा, ठीक है। तो आपको उन्हीं बातों पे फोकस करना है जो आपके लिए हेल्पफुल हो, जो आपके एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलो, तो फिर से देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। कर्ण को जो है अर्जुन मार देते हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि महाभारत के जो युद्ध थे ना, धृतराष्ट्र को जो है पूरा जो है लाइव टेलीकास्ट कह लो, वो कौन बता रहे थे, तो एक संजय बता रहे थे। कौन बता रहे थे जी, संजय बता रहे थे। हालांकि संजय को जो है ना ये दिव्य दृष्टि किससे मिला था, तो संजय को है दिव्य दृष्टि जो है, कह सकते हो संजय को दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि जो है ये किससे प्राप्त हुआ था, तो ये प्राप्त हुआ था किससे, तो याद रखिएगा संजय को दिव्य दृष्टि किससे मिला था, तो संजय को दिव्य दृष्टि मिला था किससे, तो महर्षि व्यास से, यानी वेद व्यास दिए थे। कौन दिए थे, वेद व्यास जी दिए थे। याद रखिएगा संजय को दिव्य दृष्टि किसने दिया था, तो महर्षि वेद व्यास ने। जैसे ही युद्ध समाप्त होते हैं उनके अंदर जो दिव्य दृष्टि था ना वो खत्म हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो याद रखोगे कि धृतराष्ट्र को पूरे युद्ध की पूरी जानकारी जो है वो लाइव कह सकते हो ये किसने दिए थे, तो संजय दिए थे। और संजय को दिव्य दृष्टि कहाँ से मिला था, किसने दिया था, तो याद रखिएगा वेद व्यास दिया था। तो आई होप ये महाभारत का स्टोरी मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और यहीं पे महाभारत जो है खत्म हो रहा है, ठीक है। और ये आपका चैप्टर भी खत्म हो गया है। इस चैप्टर का मैं सारा ऑब्जेक्टिव जो है आप लोगों को मैं बताऊँगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और अगले वीडियो में आने वाला है, और आप लोग उस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं जो है ऑब्जेक्टिव आप लोग को मैं बताने वाला हूँ, और शाम 7 बजे जो है इसका ऑब्जेक्टिव आप लोग के पास जो है क्या होता है मैं पब्लिश करूँगा, ठीक है। अगले वीडियो में अब ये चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में जो है इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।